हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड। आज है आपको 13 मार्च और हम लोग 12 और 13 मार्च की दोनों ही करंट अफेयर एक साथ देखेंगे, क्योंकि 12 मार्च को संडे था तो संडे के करंट अफेयर को मैं कभी कभी कंसोलिडेट कर देता हूँ द नेक्स्ट डे। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये हमारा पहला करंट अफेयर। इसमें ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन हुबली, कर्नाटक के हुबली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ बताई जा रही है कि 1.5 किलोमीटर का होगा। कहाँ पे है? तो ये आपको है सिधारूडा रेलवे स्टेशन इन हुबली। स्टेशन का नाम सिधारूडा रेलवे स्टेशन है और ये हुबली में है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज पीएम मोदी जी अनवेल किए हैं ग्रीन फ्लैग दिखा करके। ठीक है, अब देखिए 1.5 किलोमीटर का ये हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया। फिर प्लेटफॉर्म का नेम भी सिधारूडा रेलवे स्टेशन है वो। और इस इनॉग्रेशन के वक्त पीएम मोदी ना के साथ प्रेजेंट थे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी। ठीक है ना, तो उनके साथ ये भी प्रेजेंट थे प्रहलाद जोशी जी। एंड रेलवे अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवे में साउथ वेस्ट रेलवे जोन्स में हुबली जो है ना वो रजिस्टर करता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने लंबे प्लेटफॉर्म को अपने साथ कैरी आउट करने में। याद रखिएगा। नाउ इन केस इफ वी विल टॉक अबाउट द साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन्स, हुबली जो है वो नाउ रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज अबाउट 1.5 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि हुबली से पहले कौन था। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, उसकी लेंथ के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं गोरखपुर जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर से आपको ये पता होना चाहिए चौरी चौरा हत्याकांड। आप अगर जुड़े हो तो आप अगर कमेंट कर सकते हो कि चौरी चौरा हत्याकांड जो था वो कब हुआ था। आपको डेट बताना है। ठीक है, डेट बता सकते हो और ये बताइएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ उसकी वजह से हमारे कंट्री में ऐसी कौन सी मूवमेंट चल रही थी जिसको रोक दिया गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना, तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म इन उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, जो कि अब 1366 मीटर का है। दैट इज़ 1.3 किलोमीटर का है अप्रॉक्स। वो 1.5 किलोमीटर का हुबली वाला है। एंड थर्ड में कोलम जंक्शन है केरल में, वो तीसरा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी लेंथ है आपको 1180.5 मीटर। 1180 मीटर आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो पहला हो गया आपको हुबली, दूसरा हो गया आपको गोरखपुर, तीसरा हो गया आपको कोल्लम। क्लियर है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप इससे स्किप नहीं कर सकते हो। देखिए एक अवार्ड होता है प्रिट्जकर प्राइज़। ठीक है, एक अवार्ड होता है प्रिट्जकर प्राइज। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली ये प्राइज़ दिया जाता है आपको आर्किटेक्चर के लिए। ये जो आर्किटेक्चरल जीनियस होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है ये अवार्ड। तो अभी ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम है डेविड चिपरफील्ड, कौन है? तो डेविड चिपरफील्ड ये जीते हैं 2023 के प्रिट्जकर प्राइज। ठीक है ना, और ये 52वां विनर है, 52nd विनर है ये। एंड इस अवार्ड को, प्रिट्जकर अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। एंड फ्रांसिस केरे जो जर्मनी से थे, उनको ये प्राइज़ 2022 में मिला था। एंड एने लैक्टन की बात कर ले हम लोग, एने लैक्टन की, जो कि फ्रांस के हैं। एंड जीन फिलिपे वेसल जो भी फ्रांस के थे, उनको 2021 में मिला था ये। याद रखिएगा, प्रिट्जकर प्राइज़ आर्किटेक्चर प्राइज़ का सबसे टॉप मोस्ट लेवल का प्राइज़ है। ठीक है ना, ये हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है आर्किटेक्चर के लिए। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को लेके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि एबल प्राइज़ किससे रिलेटेड है, जिसको नोवेल ऑफ व्हाट कहते हैं, आप बताइएगा मेरे को। ठीक है, और इस प्राइज़ को, जो प्रिट्जकर प्राइज़, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो किया गया था 1979 में। किन के द्वारा? तो J.A. प्रिट्जकर के द्वारा। एंड इसको फंड किया जाता है प्रिट्जकर फैमिली के द्वारा एंड स्पॉन्सर किया जाता है हायत फाउंडेशन के द्वारा। याद रखिएगा, इसको फंड किया जाता है प्रिट्जकर फैमिली के द्वारा एंड स्पॉन्सर इसकी करती है हायत फाउंडेशन। ठीक है ना, और अभी जिनको मिला है ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रिट्जकर अवार्ड। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको ये बताना है कि इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया में किसको प्रिट्जकर प्राइज मिला था और कब मिला था। देखिए ये आंसर मैं खुद करूंगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिट्जकर अवार्ड जो है ना इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आपको उस फील्ड का, आर्किटेक्चर के फील्ड का नोबेल कहा जाता है इसको। ठीक है ना, ये अवार्ड दिया गया था इन इंडिया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो बाला कृष्ण दोषी जी हैं। कौन है? बाला
कृष्णा दोषी जी। तो ये बाला कृष्णा दोषी जी को मिला था, ये मिला था आपको 2018 में। जो दोषी जी जो हैं, बाला कृष्णा दोषी, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया है, जैसे एक्स फॉर रेफरेंस, IIM बैंगलोर, IIM लखनऊ, ये सब, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो लो कॉस्ट में हैं, इनके नाम पे बहुत सारा वो है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, हमारे इंडिया में प्रिट्जकर प्राइज़ जीतने वाले बालाकृष्ण दोषी जी हैं, जिनको 2018 में ये प्राइज़ मिला था। ये IIM बैंगलोर, IIM लखनऊ के डिज़ाइनर हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिट्जकर अवार्ड, प्रिट्जकर प्राइज़, क्लियर है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। देखिए, आपको लग रहा होगा या पूरी दुनिया को लग रहा होगा क्लाइमेट चेंज जो है ना वो मजाक है, ठीक है। बहुत लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग क्लाइमेट चेंज को मजाक समझते हैं, और ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो चेंज है ना वो बहुत जल्दी आपको दिख नहीं रही है। हो सकता है विजिबिलिटी, लोगों की अप्रोच उस तरीके से नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया को अब डर लगने लगा है। क्या डर लगने लगा है? इंडोनेशिया की कैपिटल थी जाकर्ता, प्रेजेंट कैपिटल अभी देखा जाए करंट कैपिटल जाकर्ता ही है। इंडोनेशिया क्या हुआ कि देखा जा रहा है कि जावा सी जो है ना उसकी लेवल बढ़ रही है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइड आ रही है? नहीं, टाइड से नहीं बढ़ रही है, इसकी लेवल ये बढ़ रही है कि इसकी लैंड की जो एरिया है ना वो सबमर्ज हो रही है इसमें, ठीक है। ये इंडोनेशियन आइलैंड की आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना उसका सबसे ज़्यादा असर ग्लेशियर एक्शन पे पड़ता है। ग्लेशियर का पिघलना सबसे वर्स्ट कंडीशन है। और एक टर्म होता है अल्बेडो, जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक लाई करती है। आप समझ सकते हो, अगर किसी भी चीज़ की अल्बेडो 1 है तो वो चीज़ परफेक्टली वाइट है एंड उसमें कोई भी ब्लैक सूट्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सूट्स मतलब क्या हुआ। जैसे ये वाइट स्नो है, इसमें काली काली पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, वो नहीं है। अगर पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, ब्लैक कलर जो होता है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है, वो सनलाइट को ज़्यादा ट्रैप करता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाएगी इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लेशियल एक्शन होगा वो और फास्ट हो जाएगा, चीज़ें और तेज़ी से पिघलने लगेंगी और हमारे अर्थ पे जो रहने वाली लैंड है ना वो धीरे धीरे सबमर्ज होने लगेगी ओशन में। इससे हमारा हैबिटेट लॉस होगा और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज एक्शन ऑफ ग्लेशियल एक्शन। अब देखिए, इनकी जो कैपिटल थी ना जाकर्ता, वो धीरे धीरे सबमर्ज होने लगी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक जगह पे शिफ्ट किया है जिसको बोर्नियो एरिया में कहेंगे, जो कि ईस्ट कालीमंथन प्रोविंस में पड़ता है। ये प्रपोज साइट थी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्यों रियल है ये आप देख सकते हो। इंडिया में भी तमिलनाडु का कुछ एरिया है वो भी सबमर्ज के पोजीशन पे है। आपको ये बताना है कि एक नई सी चीज़ डेवलप किया गया है तमिलनाडु के द्वारा टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने ये बताया कि कंट्री की न्यू कैपिटल कहाँ पे होगी, ठीक है। नई कैपिटल नुशांत्रा ये बनाने वाले हैं वो। ये लोकेटेड है आपको ईस्ट कालीमंथन में, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ईस्ट कालीमंथन में है, किस प्रोविंस में, तो बोर्नियो। ईस्ट कालीमंथन इज अ प्रोविंस एंड बोर्नियो जो है वो जगह का नाम है, ठीक है ना, इंडोनेशिया में। अब जो नई कैपिटल होगी उसको कहा जाएगा नुशांत्रा। अब इस नई कैपिटल को में सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी डेवलप किया जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि इन्वायरमेंट एंड हमारा जो एम होना चाहिए जीरो कार्बन इमिशन का, वो हमें पूरा करना है। अब देखिए, आपको लगेगा जीरो कार्बन इमिशन ये लोग कब टारगेट किए हैं, तो 2045 तक किए हैं। अब आप मेरे को समझ सकते हैं कि जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी या जीरो कार्बन या नेट जीरो टारगेट का मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें कार्बन इमिशन को जीरो कर देना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा होगा कि मान लीजिए अगर आप 45 मेट्रिक टन की कार्बन को इमिट करते हो एटमॉस्फेयर में, तो आप क्या करोगे, किसी एक छोटे कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज प्लांट करोगे, या फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर पे या वहाँ पे कार्बन क्रेडिट को प्रोवाइड करवाओगे। मतलब आप कार्बन इमिट किए एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप किसी कंट्री में जाके उसी इक्विवेलेंट की पेड़ लगा दिए, तो कॉम्पनसेशन हुआ ना। तो इट्स नॉट मीन दैट नेट जीरो कार्बन डजंट मीन दैट
country would bring down its emissions to zero. It is not possible because we are transforming world and we cannot afford to do this. So rather, it's a state in which countries' emissions are compensated by the absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere. ठीक है, तो क्लियर हो गया. ये एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक मॉडल है. कॉप 26 में इंडिया ने भी प्रॉमिस किया है कि वो अपने इमिशन को नेट जीरो करेगा 2070 तक. ये याद रखिएगा, 2070 तक. तो कॉप 26 में इंडिया ने भी इस चीज़ को प्रॉमिस किया है. आपको ये बताना है कॉप 26 कहाँ पे हुआ था, कॉप 27 कहाँ पे हुआ है. ठीक है ना. तो ये था हमारा ऑल अबाउट. अब देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में अगर कुछ दिया है तो जान लेते हैं. अभी एट प्रेजेंट में जाकर्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है, जो कि थ्री टाइम्स है पॉपुलेशन किसी भी ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया की. ठीक है ना. इसको माना गया है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट डूबने वाली शहर है. जिस रेट से ये अभी डूब रही है, लगभग इसकी 1/3 सिटी कंप्लीट सबमर्ज कर जाएगी 2050 तक. तो एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग है. ठीक है. और माना जाता है कि सबसे मेन वजह क्या है इस रीजन का, इन्होंने अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ से, और साथ साथ में जावा सी का जो लेवल बढ़ रहा है उस वजह से. और पहला तो आपको पता ही होगा, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वर्स्ट इन दैट एरिया. ठीक है ना. और इसी के साथ इसके ग्राउंड वाटर भी बहुत पॉल्यूटेड है, और यहाँ पे फ्लड्स रेगुलरली आते हैं स्ट्रीट्स पे. कंजेस्टेड और कंजेशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. उस कंजेशंस की वजह से, उस फ्लड की वजह से लगभग इनको $4.5 बिलियन ईच ईयर इन्वेस्ट करना पड़ता है. ठीक है ना. अभी यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो जी हैं, इन्होंने इस चीज़ को फोकस किया, इन्विजन किया दैट कंट्री नीड टू हैव अ सस्टेनेबल सिटी एज अ कैपिटल. ठीक है ना. लेकिन आप भाग नहीं सकते हो, आपको क्लाइमेट चेंज को फेस करना होगा. क्लाइमेट चेंज इज ट्रूली रियल. ठीक है ना. चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया इज़ रियली इन न्यूज़. तो हम लोग इसको समझते हैं. इसको पहले डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था, जिसको नीदरलैंड ईस्ट इंडीज़ भी कहते थे, और ये बाद में इंडिपेंडेंट होता है नीदरलैंड से लगभग 17 अगस्त 1945 को. ठीक है ना. यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है. आर्कीपेलागो कहने का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. ठीक है. तो ये लगभग यहाँ पे 17,500 आइलैंड्स की ग्रुप है. अब देखिए बोर्नियो आइलैंड जो है ना, जो इंडोनेशिया का, वो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में. ग्रीनलैंड एंड न्यू गुयाना के बाद तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो. क्लियर है. लगभग यहाँ पे 100 से ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं इस कंट्री में, और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस बात करें तो करकोटा, इसको आप कराकाटोआ भी पढ़ सकते हैं, एंड माउंट मेरापी. ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस. अब यहाँ पे ये भी आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहीं पे है. इसकी कैपिटल है जाकर्ता, करेंसी है रुपया, नॉट रुपया, इट्स रुपया. क्लियर है. अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में, जो कि चलाया गया है बेगर्स फ्री इंडिया, बेगर्स फ्री सिटी, सॉरी नॉट इंडिया. इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है बेगर फ्री सिटी के बारे में. यहाँ पे इनका टारगेट ये है, कोई भी बेगर्स हैं जो रोड साइड में रह रहे हैं, होमलेस हैं, उनको फ्री करना है वहाँ से, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना है. तो नागपुर सिटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जिनका नाम है अमितेश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि एक नोटिस डाला गया है 144 CRPC के अंदर. इस रिगार्ड में नोटिस निकाला गया है. देखिए बेसिकली क्या होता है ना, एक ब्यूरोक्रेट्स का काम यही होता है. ठीक है. अगर आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास वर्स्ट से वर्स्ट एग्जाम्पल है, जो करोड़ों में लूट करते हैं और फिर काला मुंह करके घूमते हैं. ठीक है. और अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल भी है, तो आप देख सकते हैं. तो ये एक जॉइंट वेंचर है, चलाया गया आपको नागपुर सिटी पुलिस के द्वारा, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उनके द्वारा निकाला गया है. ठीक है ना. नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMC, इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की है कि जो भी कुछ उनके खुद के ओन शेल्टर्स होंगे, वहाँ पे इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, होमलेस पीपल लोगों को. ठीक है ना. एंड ऑल्सो द सिविक बॉडीज हैव ऑल्सो अरेंज्ड अ बस एंड एन एम्बुलेंस टू शिफ्ट द बेगर्स कॉट इन द पुलिस ऑपरेशन टू देयर शेल्टर होम्स. तो याद रखिएगा, जो पुलिस ऑपरेशन में कुछ बेगर्स पकड़े गए हैं, उनके लिए भी अरेंज किया गया है बस एंड एम्बुलेंस, एंड उनको शिफ्ट किया जाएगा शेल्टर होम्स में. ठीक है ना. तो महाराष्ट्र बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव स्टार्टेड इन नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर. क्लियर है. चलिए अब थोड़ा सा हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें. महाराष्ट्र इस्टेब्लिश हुआ था 1 मई 1960 को,
ऑफिशियल लैंग्वेज की मराठी है। नेबरिंग स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा एंड दादर, ठीक है ना, दादर एंड नगर हवेली एंड छत्तीसगढ़। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करें तो लोकसभा से 48, राज्यसभा से 19 सीटें हैं महाराष्ट्र की। लेजिस्लेचर इसकी बाइकैमरल है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों प्रेजेंट हैं। असेंबली में 289 सीट्स एंड काउंसिल में 78 सीट्स हैं, ठीक है ना। मेजर रिवर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मेजर रिवर्स की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती, भीमा, गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती, भीमा, गोदावरी एंड कृष्णा। कैपिटल मुंबई है, गवर्नर रमेश बाइस जी हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए रिसेंटली एक पाम 400 ड्रोन्स है, ठीक है ना। ड्रोन होता है जिसको हम लोग आप कह सकते हो मैनलेस, और बिना किसी के को लेके ये उड़ सकती है, और इसका मेन काम होता है आपको हाइट से किसी चीज़ को विजिबिलिटी का रखना, ध्यान रखना, या फिर आप एनिमी फ्रंट लाइन पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पाम 400 ड्रोन जो है उसको टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली, किन के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। एंड इसका प्रोटोटाइप वर्जन अभी टेस्ट किया गया है, लेकिन सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है ये। एंड ऑल्सो पाम 400 का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली होता है प्रिसीजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिटेशन। क्या होता है? प्रिसीजन अटैक लोइटरिंग म्यूनिटेशंस। ये एक लॉन्ग रेंज हाई प्रिसीजन लोइटरिंग म्यूनिटेशन सिस्टम है। क्लियर है? अब देखिए, तो आप देख सकते हैं न्यूमेटिक लॉन्च क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है ना, एक प्रेशर होता है इसकी, ये जो होगा ना एक तरीके से एग्जॉस्टेड प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से न्यूमेटिक। एंड आप देखिए अपने सिग्नेचर अपने प्रोजेक्शंस को लो रखता है। फिर लॉइटरिंग एंड गैदरिंग इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, वो अपने एक फिक्स रडार में घूमेगा एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, लॉइटर करेगा, ये गैदर करेगा इंटेलिजेंस से, ठीक है ना, अपने जो भी मैकेनिज्म है उससे। फिर उसके बाद क्या करेगा, टारगेट को लॉक करेगा, फिर उस टारगेट पे प्रिसाइज अटैक करेगा। अगर मान लीजिए वो टारगेट को लॉक कर दिया और हमें पता चला कि वो टारगेट पे हमें अटैक नहीं करना है, तो उसमें कुछ कमांड्स हैं जो कि उस ऑपरेशंस को अबॉर्ट भी कर सकता है। तो अबॉर्शन, उस एक्शन की अबॉर्ट कैपेबिलिटी भी है उसके पास। आप समझ सकते हो कितनी प्रिसाइज है, कितनी ज़रूरी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो आपको ये पता चल गया कि इसके एक्रोनिम्स क्या है एंड ऑल। अब देखिए इसको डेवलप किया गया है, जॉइंट वेंचर है ये। एविजन सिस्टम है जो कि इजराइल का है, इजराइल की मदद से बनाया गया है, यूविजन एयर लिमिटेड एंड आदित्य प्रीसाइटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया कैसे वो टारगेट को पेनिट्रेट करेगा। और समझ लीजिए कि इसके पास लगभग डिस्चार्ज कैनिस्टर एंड फ्लाई लगभग 3000 से 4000 फिट कर सकती है किल जोन से 120 मिनट में, 120 मिनट तक। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है। और ये इसकी ट्रैवलिंग स्पीड है 50 से लेके 140 नॉट्स, दैट इज़ 92 to 60 किलोमीटर पर आवर। ये यूज़ करती है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड स्टेबलाइजर को, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड स्टेबलाइजर को, जो कि कैमरा होता है जो डिटेक्ट करता है इंगेज टारगेट बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, डे एंड नाइट दोनों काम करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नेविगेशन टेक्निक को यूज करेगी एंड साथ में ही एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में इसकी जीपीएस जो होगी ना, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में ये काम करेगी आराम से, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द पाम 400 टेक्नोलॉजी। अब देखिए हम लोग एक नया करंट अफेयर को देख लेते हैं। देखिए HUL है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया है रोहित जावा को एज ए CEO टू सक्सीड संजीव मेहता। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये संजीव मेहता जी को सक्सीड करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो अनाउंस किया है रोहित जावा जी जो हैं वो टेक ओवर करेंगे न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के पोस्ट को, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी है। देखिए चीज़ों को फंसाना नहीं है। अब हम लोग समझते हैं FMCG का मतलब क्या होता है। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दैट इज़ वैसे प्रोडक्ट्स जो क्विकली सेल होते हैं बहुत ही कम दाम पे, मतलब रिलेटिवली कम दाम पे। और इसी प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूमर पैक्ड गुड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बेक्ड गुड्स, ये सब हो गए, ठीक है। अब जानिए रोहित जो है 56 साल के हैं, इज करेंटली द चीफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूनिलीवर इन लंदन में।
Sanjeev Mehta, the current CEO, will retire from the company. Rohit Java will join the company as a CEO designated and whole-time director from 1st April 2023. Is an Indian consumer goods company headquarter in Mumbai. ठीक है, HUL की हेडक्वार्टर मुंबई में है. यह एक सब्सिडरी है ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की. आप देख सकते हो रोहित जावा जी को. चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली करंट अफेयर. यूक्रेनियन राइट्स ग्रुप जो है उसका नाम है ट्रूथ हाउंड्स विंस नॉर्वेजियन प्राइड्स. देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ. अभी आप देखोगे ना कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीत रही है. का एक टाइम्स मैगजीन में आपको जेलेंस्की देखने को मिल जाएंगे. फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप हैं जिसको फटाक अवार्ड्स मिल रहे हैं. कुछ रशियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, उन्हें भी अवार्ड्स मिल जा रहे हैं. ये सिंपैथी अवार्ड्स हैं. आपको फोकस बस इसलिए याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे. तो देखिए एक यूक्रेनियन राइट ग्रुप्स है जो ट्रुथ हाउंड्स है, उन्होंने जीता है नॉर्वेजियन प्राइड. अब देखिए ट्रुथ हाउंड्स जो डॉक्यूमेंट्स किए हैं वॉर क्राइम्स को यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, उनको अवार्ड मिला है नॉर्वे सैखारोव फ्रीडम अवार्ड. याद रखिएगा नॉर्वे का सैखारोव फ्रीडम अवार्ड है. अब देखिए सैखारोव फ्रीडम अवार्ड है ना, वो इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में. किसके सपोर्ट से? सोवियत साइंटिस्ट एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट एंड्रेई सैखारोव के मदद से. किसके मदद से? तो सोवियत साइंटिस्ट थे एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट थे एंड्रेई सैखारोव. यह प्राइज नॉर्वेजियन हेलेंस्की कमिटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ हाउंड्स दिया गया उनको. किस लिए? तो इन्होंने वॉर क्राइम को डॉक्यूमेंट किया था. ठीक है ना, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. और इस अवार्ड को रेगुलरली दिया जाता है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन. ठीक है ना, तो आप देख सकते हो जेलेंस्की जी को. अब एक नए करंट अफेयर को देखते हैं. देखिए युवा उत्सव इंडिया एट 2047. यूथ अफेयर्स मिनिस्टर जो है ना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट कॉल्ड युवा उत्सव इंडिया 2047 लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में. इंडिया में 12 डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, लगभग 120 डिस्ट्रिक्ट होंगे. ठीक है ना, तो ये स्टार्ट किया जाएगा इवेंट को मार्च से जून 2023 तक. एंड ये 3 लेवल में होगा. पहले लेवल में युवा उत्सव इंडिया 2047 में 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होगा. इट विल टेक प्लेस इन लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये 4 से लेके 31 मार्च 2023 तक सेलिब्रेट किया जाएगा. अब देखिए बेसिकली इसका एम क्या है ना, तो ये सेलिब्रेट करना है पावर ऑफ यूथ इन इंडिया एंड इनको इंकरेज करना है यंग पीपल को टू एक्टिव पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द पैन इंडिया इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल प्लेसेस. प्रतापगढ़ यूपी में, धार होशंगाबाद एमपी में, हनुमानगढ़ राजस्थान में, सरायकेला इन झारखंड, जलगांव इन महाराष्ट्र, करीमनगर इन तेलंगाना एंड पलागढ़ इन केरल. अब इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? युवा उत्सव इंडिया फेस्टिवल को कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन. इट्स ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. इट वॉज established in 1972. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इवॉल्व द यूथ इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ठीक है ना, युवा उत्सव इंडिया 2047. चलिए अब एक नया टर्म आया है सुनने को, हालांकि है ये बहुत पुराना, लेकिन अभी नया रिवॉल्व हुआ फिर से. द हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ. अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये हिंदूज़ के लिए बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता क्या है इसके बारे में समझते हैं. अभी फिलहाल रघुराम राजन जो थे हमारे एक्स RBI चीफ, उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया क्लोज टू हिंदू ग्रोथ रेट, दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नज़दीक है इंडिया. अब ये टर्म क्या है ये समझते हैं. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक टर्म था जो कि यूज़ किया गया था 1950s एंड 1980s के समय में, इसके बीच में जब हमारी इकॉनमी स्लो ग्रोथ रेट हो रही थी बहुत ज़्यादा. ये पहली बार कॉइन किया गया था इंडियन इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्ण जी 1978 के आसपास. क्लियर है? इनके अकॉर्डिंग कि इंडियन इकोनॉमी जो एवरेज रेट से के अराउंड लगभग 4% पर ईयर से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत कम है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, जैसे साउथ कोरिया, ताइवान एंड हांगकॉन्ग. अब ये जो परसिप्ड रिस्क है इसका कारण क्या है? तो कुछ सबड्यू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा बिना सोचे समझे, हालांकि बिना सोचे समझे नहीं है, विजनरी हो सकता है, विजनरी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट. आप कॉरिडोर्स के बारे में देख सकते हो, गति शक्ति प्रोग्राम्स के बारे में देख सकते हो. आप गति शक्ति के इन्वेस्टमेंट को एक बार गूगल करके देखना कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उस पर. ठीक है ना. और इंडिया में लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लगभग 766 डिस्ट्रिक्ट हैं. इससे पहले वाली करंट अफेयर में मैंने उसको भूल गया था. ठीक है ना. चलिए,
तो सबड्यू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ आर कैपेबल इनफ टू रिटार्ड आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्स अस बैक टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो यही इनके द्वारा कहा गया था। तो इसको एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग इंडिया के क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट्स को देख सकते हैं, वो किस तरीके से फेड किया है, ठीक है ना। तो चलिए, हालांकि ग्रोथ रेट क्वार्टरली आपको फोकस रखना नहीं चाहिए, ईयरली रखो, करंट अफेयर के साथ इनबिल्ट करो किसको। तो दो चीज़ को आप कर सकते हो, पहला इकोनॉमी सर्वे, फिर इंडियन बजट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सिंप्लीफाइड, मैं इसकी डाल दूंगा। आज थोड़ा लेट हो गया करंट अफेयर का, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था। मैं जल्दी ही आपको करंट अफेयर अच्छे से प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।